नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अर्निशा। आज हम एक विशेष अवसर पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। समाज सुधारक, महान विचारक और मानवता के सच्चे पुजारी महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर। ज्योतिराव फुले का जीवन न केवल सामाजिक न्याय और समानता की प्रेरणा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो वह इतिहास रच सकता है। शिक्षा, स्त्री अधिकार, जातिवाद के खिलाफ आवाज और शोषितों के पक्ष में खड़ा होना, इन सभी मोर्चों पर फुले जी ने जो कार्य किए हैं वे आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रकाश चंद्र जी इतिहास और समाज पे गहन अध्ययन रखते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं ज्योतिराव फुले के प्रारंभिक जीवन के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। अर्निशा जी, दूरदर्शन के लिए सर्वप्रथम मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने महात्मा जी ज्योतिबा फुले की जयंती पर एक विषय चुना। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ। वो माली कृषक समाज में पैदा हुए और वो शुरू से ही समाज के सुधारक और विचारक रहे हैं। उन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए समाज की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा और शोषित वंचित लोगों के ऊपर अपना काम किया। जी, जैसे कि आपने कहा कि वो एक किसान परिवार से आते थे, तो एक किसान परिवार से आते हुए भी उन्होंने एक शिक्षा की महत्वता कब समझी? क्या उनके जीवन में ऐसा हुआ कि उन्हें शिक्षा की इतनी महत्वपूर्णता पता लगी? उन्होंने सोचा कि कोई भी शोषित वर्ग या समाज बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक उसे शिक्षा नहीं मिलेगी वो अपने अधिकारों से वंचित रहेगा। अगर अधिकारों की प्राप्ति करनी है तो व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने अपने मन में ठानी कि मुझे शोषित, वंचित और महिला नारी को एक शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और शिक्षा के प्रति उनमें एक जोश पैदा करना है। जब वो शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे तो अपने आप में वो एक संबल प्रदान होगा और शिक्षा के माध्यम से वो अपने अधिकारों के प्रति भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जी, नारी शिक्षा पे आने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब उनका जन्म हुआ 1827 का वो दशक था, तब उस समय भारत कैसा था? कौन राज कर रहा था? उस समय का भारत कैसा था? उस पे आप कुछ बताएं। उस समय देखो, मैं बताना चाहूंगा आपको अर्निशा जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। उस समय हमारा देश दूसरी महाशक्तियों के अधीन था। हम माने अंग्रेज या मुगलों के जी अधीन था। उस वक्त तो हमारे देशवासियों को शिक्षा के प्रति जो एक धारणा थी वो बहुत बिल्कुल कम थी। कुछ ही लोग ही जो शिक्षा के प्रति इसमें जागरूक थे, वही आगे बढ़ रहे थे। तो महात्मा जी के मन में एक विचार आया कि मैं मेरे देशवासियों को जो शोषित हैं, जो वंचित हैं और जो ऐसे परिवार से हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको शिक्षा के प्रति उनमें एक ललक जगानी पड़ेगी और शिक्षा के प्रति उनको आगे लाना होगा। तभी जाकर के मेरे वंचित और कमजोर व्यक्ति आगे बढ़ पाएंगे और अपने अधिकारों को ले सकते हैं और अधिकारों की मांग कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ी लिखी समाज ही इस बात को समझ सकती है। अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति इस ओर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उनके मन में ये बात आती नहीं है। क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति आगे कई लोगों को शिक्षित करता है। शिक्षा अगर हमारी अच्छी मजबूत होगी, शिक्षा की नींव अच्छी हमारी गहराई की होगी, तो हम आगे लोगों को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नारी शिक्षा उस वक्त बिल्कुल ही शून्य पर थी। नारियों के प्रति उनका एक सम्मान था कि मैं नारी सशक्ति बल को आगे बढ़ाऊं और इन लोगों को आगे लाऊं, तब जाकर के ही हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे महात्मा जी के मन में एक विचार आए थे और उन्होंने इसके लिए एक अपनी जीवन शैली ही तैयार कर ली और उन्होंने कठोर निर्णय कर लिया कि मुझे चाहे कितना संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं मेरे देशवासियों को इस ओर आगे ही अग्रसर करके रहूंगा। जी,
तो हम देखते हैं कि आपने सही कहा कि उन्होंने अपनी जीवन शैली इस तरह से तैयार कर ली कि मैं अपना जीवन ही शिक्षा पे समर्पित करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज हम देखते हैं कि अपनी पत्नी से लोग, ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पत्नी को भी अपने कार्य में साथ जोड़ते हैं, उनके साथ उनको भी एक पब्लिक लाइफ में लाते हैं और फिर उनके साथ मिलकर काम करते हैं। पर उन्होंने उस समय कैसे नारी शक्ति के लिए काम करा और अपनी पत्नी को भी अपने साथ लाए, तो उस पर आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं आगे नारी शिक्षा को कैसे लाऊं। इसके लिए उनकी खुद की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले, उनके जीवन के लिए उनके संघर्ष में उनका साथ दिया और उनकी कार्यशैली से आगे बढ़ती गई और हमारे देश की पहली महिला शिक्षक भी रही हैं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा के प्रति पहला स्कूल जिसको कह सकते हैं उन्होंने खोला और शिक्षा की अलग जगाई और महिलाओं को जागरूक किया। इसलिए महात्मा जी के साथ उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले का भी पूरा योगदान इसमें माना जाता है। जी, आपको क्या लगता है कि उस समय उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा उस समय के भारत में, उस समय के समाज में? आज ही हम देखते हैं कि आज भी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर बच्चियों को शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो उनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, पर उस समय भी ये क्या लगता है कि एक नारी खुद भी शिक्षित हो रही थी और दूसरों को भी शिक्षित करने के लिए उसने क्या कुछ चुनौतियां आपके हिसाब से करी होंगी? बिल्कुल सही बात है। उस वक्त तो जातिवाद का बढ़ावा था और आपके लिंग भेदभाव भी थे जी। और अशिक्षा भी थी और कई जो चीजें अपन कह सकते हैं कि भेदभाव की खाई इतनी पट चुकी थी कि ऊंच नीच का भी बहुत बड़ा बोलबाला था। तो उन्होंने सबसे पहले तो इस असमानता को पाटा और सबको एक साथ लेने के लिए उन्होंने एक अलग जगाई, क्योंकि महात्मा जी की सोच थी कि जब तक मैं इस भेदभाव को एक समानता के रूप में नहीं लाऊंगा तब तक ऊंच नीच का और बड़े लोगों का जो एक बीच का वो चल रहा है कि जैसे कि दलित हैं, कमजोर हैं, महिला नारी के बारे में उनका जो सोच था वो एक अलग हटिया था, क्योंकि सबको एक साथ लेने का विचार महात्मा जी के मन में था। क्योंकि महात्मा जी ज्योतिबा फूले ये चाहते थे कि मैं कमजोर वर्गों को आगे उठाऊं, क्योंकि सवर्ण दलित तो इस तरह का एक बोलबाला शुरू से चला आ रहा था। तो उसको लेकर के उनके मन में एक बहुत बड़ी एक विचार थे, क्योंकि वो विचार तो स्वयं थे और उनकी एक विचारधारा थी कि मैं इन लोगों को सबको समानता के साथ लाऊं। क्योंकि एक बार कभी कोई कार्यक्रम में गए थे महात्मा ज्योतिबा फूले, तो वहां पर सवर्ण लोगों के द्वारा उस तरह कोई इनके साथ एक घटना घटी और उन्होंने उनको अपमानित किया। तो उन्होंने उस वक्त मन में ठान ली कि मुझे इस अपमान का जो घूंट पीना पड़ा है मैं इसे समाज के बीच में ला करके सबको समानता का अधिकार दिलाऊंगा, तभी जाकर के मेरी कमजोर दलित और नारी उत्थान है वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने परिवार, अपनी समाज, सबके साथ संघर्ष किया। मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा अरण्यशा जी कि उन्होंने अपने परिवार और माता पिता का भी संकट झेलना पड़ा और उनको घर से भी निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उनका एक ही मिशन था कि मुझे मेरे जीवन में इन कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना है। जी, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि उन्हें अपने माता पिता का भी सहयोग नहीं मिला। क्या यही वह वक्त था जब उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, या फिर क्या कारण था उस समय उन्होंने जो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना करने का? क्योंकि उनके मन में शुरू से विचार थे, लेकिन वो एक अकेले थे। उनकी समाज, उनके माता पिता, उनका ही सहयोग उनको नहीं मिल रहा इसके लिए। लेकिन उन्होंने ठान ली कि अकेला व्यक्ति देश को तो नहीं बदल सकता, लेकिन अकेला व्यक्ति अगर कोई चीज उठा ले मन में तो कम से कम उसको मिशन बना करके पहुंच सकता है और एक ना एक दिन उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा ही मन महात्मा ज्योतिबा फूले के मन में था और उन्होंने, उनकी पत्नियों का सहयोग मिला और सावित्रीबाई फूले ने अपने कंधे से कंधा मिला करके महात्मा जी का सहयोग दिया और उन्होंने अशिक्षा, जातिवाद, धर्म, लिंग अनुपात और पुनर्विवाह जैसे कई चीजों पर उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने इस पर विजय भी प्राप्त की। और आज हम देखें अरण्यशा जी कि आज महात्मा जी के कई आदर्शों के लिए आज हम उनकी शिक्षा को देख रहे हैं, उनकी पढ़ाई में, उनके विचारों में
उनकी भावनाओं में, तो उनकी जो अलग थी उसको आज हम ग्रहण भी कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में ये ग्रहण तब मानी जाएगी जब उनके द्वारा जो दिए गए संदेश हैं, उनके जो मूल पाठ है, उनको भी शिक्षा में सम्मिलित किया जाए। जब तक उनका शिक्षा में आप सम्मिलित नहीं करोगे, तब तक उनके विचारों की पूर्ण तरह से पालना, या यूं कहें कि महात्मा जी के जो आदर्श थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आज उनके आदर्शों को एक संघ परिवार की तरह हम उनको साथ लेके चले और हमारी युवा पीढ़ी को इस चीज को हम बताएं कि महात्मा जी ने किस तरह से मानव के विकास के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए, जातिवाद को दूर करने के लिए, महिला उत्थान के लिए जो अपना समय इन्होंने दिया और समय इन्होंने निकाला, उसकी पूरी परिणति तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे और युवा पीढ़ी को संदेश देंगे। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि देश को अगर हमें बदलना है तो एक आदमी के भी छोटे छोटे प्रयास भी बहुत मायने रखते हैं कि अगर वो एक आदमी बहुत प्रयास कर रहा है तो वो उसके स्तर पे, उसके शहर और उसके गांव में तो वो कुछ बदलाव लाएंगे ही। मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि शिक्षा और समानता का क्या थोड़ा संबंध रहता है? कैसे शिक्षा से हम एक समान समाज की ओर बढ़ सकते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम माने तो अभी भी शिक्षा में समानता नहीं है। मैं जो मानता हूं अभी भेदभाव है। जब तक ये भेदभाव की खाई नहीं पटेगी तब तक हम पूरी तरह से विकास नहीं कर पाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले जी का यही तो सबसे बड़ा वो था, उनके उद्घोष ये थे कि सबको शिक्षा समान मिले, सबको अधिकार समान मिले, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो और उनके द्वारा जो बताए गए विचार हैं उनको लोग ग्रहण करें। और शिक्षा, सबको समानता का अधिकार जब तक पूरी तरह से अभी तक ये चीज दिख नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही है, इस पर तो कई लोगों को मंथन करना होगा, कई संस्थाओं को या ऐसे जो लोग हैं जिसमें काम कर रहे हैं उनको आगे आना होगा और महात्मा जी के द्वारा बताए गए जो संदेश है उनको लाना होगा। तभी जाकर के भेदभाव खत्म हो सकता है और शिक्षा की अलग तभी जग सकती है जब आज हम ये भेदभाव का जो यो कहे कि अभी भी शिक्षा के प्रति लोगों में दिख रहा है कि इनको शिक्षा ऐसी मिल रही है, इनको कम मिल रही है, ये कमजोर वर्ग को इस तरह से पढ़ा जाता है या उन लोगों को ऐसे देखा जाता है। सबको समान होना चाहिए क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है। शिक्षा ये नहीं कहती है कि मैं सवर्ण के लिए ऐसी हूं, दलित के लिए ऐसी हूं, नारी के लिए ऐसी हूं, पुरुष के लिए ऐसी हूं। शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा जितनी अच्छी होगी उतना ही देश हमारा तरक्की करेगा, हमारी युवा पीढ़ी अच्छी तरक्की करेगी। तो महात्मा जी हमेशा ये संदेश देते हैं। इसी संदेशों के कारण ही हम हर वर्ष महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाते हैं। लेकिन जयंती मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे। लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं, उनके द्वारा कई चीजें दी गई है लेकिन उनके बारे में हम विचार नहीं कर पाते। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हम जयंती मनाना सही मायने में सार्थक नहीं होगा। कोई उदाहरण देना चाहेंगे आपके कोई उनके विशेष प्रसंग का या कोई भाषण का जो ज्योतिबा फूले का जो युवा पीढ़ी को कोई संदेश दे सके? ऐसा कुछ जैसे आपने बताया कि पहले भी उन्हें अपमान झेलना पड़ा, फिर उनमें एक अलग जगह, उस तरीके से कोई कुछ आपको याद आ रहा हो, कोई उनका भाषण, कोई उनका विशेष उन्होंने कुछ कहा हो उस तरीके से? बिल्कुल, महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने कई बार युवा पीढ़ी को संदेश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप शिक्षा के अलख जगाओ, आपको अपना अधिकार स्वयं को लेना होगा। जब तक आप अपने अधिकार की मांग नहीं करोगे तब तक आप शोषित वंचित ही कहलाओगे। इन पर इन्होंने पूरी अपनी थीम को आगे रखा और यह संदेश उन्होंने दिया कि हम अपने अधिकारों की मांग, हमारे अधिकार, शिक्षा, मानवता, एक दूसरे में भेदभाव, नस्लवाद, इन चीजों को जब तक हम नहीं मिटा पाएंगे तब तक हम एकजुटता का संदेश नहीं दे सकते और पूर्ण तरह से हम भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। हम भारतीय तभी कहलाएंगे जब हम एकजुटता के साथ मानवता का संदेश, शिक्षा की अलख और मानवता के साथ साथ एक साथ शिक्षा को हम ग्रहण करें और भेदभाव को दूर करें। ये महात्मा ज्योतिबा फूले का प्रमुख तरह से भाषण था और ये उन्हीं की खुद की दी हुई शिक्षा थी। लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हम कोसों दूर हैं इस मामले में। जी, ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा कि शिक्षा अलग अलग है क्योंकि हमारे पास कानून है, शिक्षा का अधिकार है, अनेक प्रयास करे जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ताकि सबको समान शिक्षा के अवसर मिले। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के समय में जब हम देखते हैं हमारे पास कानून है, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी बराबर पढ़ रही हैं और ज्यादा देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट है लड़कियों का ज्यादा है लड़कों से,
तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने जो सरकार की नई नई स्कीम्स हैं और शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है, क्या कितने हद तक हम आज भी उस शिक्षा के मापदंड पे खड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही कहा। केंद्र सरकार का ये सोच है कि पूरे देश में एक तरह की शिक्षा हो, और केंद्र सरकार अभी नया एक कानून भी लाई है जी। कि पूरे देश में एक ही शिक्षा पढ़ाई जाए। नीति है। एक ही वो जो नीति अभी उन्होंने बनाई है जी। उस नीति पर ये काम कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि ये नीति बहुत ही अच्छी है। मैं तो इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं, जी। क्योंकि सबको शिक्षा का समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जब तक समानता का अधिकार नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी एक पहल है, जी। और इस पहल के तहत ऊंचे नीचे का भेदभाव भी खत्म होगा। आज कोई बच्चा राजस्थान पढ़ रहा है और दिल्ली या मध्य प्रदेश या तमिलनाडु वहां जाके चला गया, तो सभी को एक पैटर्न मिलेगा, तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जी। क्योंकि पूरी जैसे एनसीईआरटी हम सिलेबस मान लो, या शिक्षा का जो अधिकार नया कानून है जी। उसके तहत शिक्षा एक होनी चाहिए, और एक ही शिक्षा जब तक होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हम तरक्की कर पाएंगे। यही महात्मा ज्योतिबा फुले का संदेश था। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उनके संदेश पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब कार्य कर रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार सबको मिले। पर मैं आपसे और फिर से पूछना चाहूंगी कि शिक्षा से किस तरीके से समानता आ सकती है, कि एक अनपढ़ आदमी अगर किस तरह से दिखेगा समाज को, और एक पढ़ा लिखा युवा के किस तरह से समाज के लिए कार्य करेगा? क्योंकि महात्मा जी का शुरू से सोच रहा है कि मैं दलित और नारी शिक्षा, उनका मुख्यतः दो चीज पर फोकस था कि मैं दलितों को आगे लाऊं, उनको समानता का अधिकार दिलाऊं। नारी शिक्षा अभी भी पुरुषों से बहुत कम है। जी। मैं जो मानता हूं, गांवों में आज भी शिक्षा से अधिकतर वंचित ही मानता हूं मैं तो, क्योंकि गांव में अगर स्कूल है तो कहते हैं कि बस बच्ची को इतना पढ़ाना ठीक है, जी। आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं। तो इस पर भी मतलब क्या है कि महात्मा जी बाल विवाह के विरोधी रहे वो, और विधवा पुनर्विवाह इसके भी वो विरोधी रहे। तो ये चीजें उनकी शुरू से मन में थी कि बच्चे और बच्चियां समानता का अधिकार, सबको समान शिक्षा, जी। सबको एक ही परिपाटी के साथ चलने की शिक्षा, ये उनका शुरू से रहा। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि नारी और पुरुष दोनों एक समान है। जी। कमजोर आगे तब बढ़ पाएगा जब वो शिक्षित होगा। जी। शिक्षित व्यक्ति अपना अधिकार ले सकता है, अशिक्षित व्यक्ति को अधिकार का पता ही नहीं है जी। कि हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं, किस तरह की हमारी शिक्षा है, भारत सरकार ने क्या हमें अधिकार दे रखे हैं, राज्य सरकार के क्या अधिकार है। ये अधिकारों की जानकारी तब मिलेगी जब हम स्वयं शिक्षित होंगे। जी। जब हमें शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है तो हमारे अधिकारों की मांग ही नहीं कर सकते। भाई अधिकारों की मांग तो आप तब करोगे जब आप स्वयं शिक्षित होगे। बिल्कुल। तो ये उनकी सबसे बड़ी पहल थी, और वो ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, और शिक्षित होकर के ही आगे बढ़े, क्योंकि उनका लक्ष्य ही शुरू से दलित और नारी शिक्षा पर जोर था। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के दौर में हम देखते हैं कि जब दलित और नारी मुख्यधारा में शामिल होते हैं तो उन्हें भी आज भी कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या चुनौतियां हैं, और कैसे हम इस माध्यम से संदेश दे सकते हैं कि उन चुनौतियों से उन्हें ना लड़ना पड़े जब वो मुख्यधारा में जुड़ते हैं? तो देखो, आज भी नारी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जब नारी घर से बाहर निकलती है तो कई बातें सुनने को आती हैं, देखने को आती हैं, और उसे संघर्ष भी करना पड़ता है। महात्मा जी का यही कहना है कि वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल के एक संबल और उसे शिक्षा का अधिकार मिले, क्योंकि नारी भी पुरुष के समान ही है। जी। उनकी चुनौती स्वयं तब साबित होगी जब वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगी और वो सशक्त होगी। महात्मा ज्योतिबा फूले नारी को सशक्त बनाना चाहते थे, क्योंकि वो चार दीवारी से बाहर निकल करके, क्योंकि एक नारी पढ़ेगी तो कई पीढ़ियां सुधरेंगी। जी। वो पूरे परिवार को अच्छे ढंग से चलाएगी, अच्छी शिक्षा दे पाएगी, अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकेगी और अपने अधिकारों की मांग कर सकेगी, क्योंकि वो घुट घुट करके चार दीवारों में रह करके एक घुटन महसूस नहीं कर सके। महात्मा जी समाज विचारक थे और एक अच्छे विचारों के तहत उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया, क्योंकि उनको अपने जीवन में संघर्षों से लड़ना पड़ा।
क्योंकि उन्हें सहयोग कहीं मिला नहीं। उस जमाने में शिक्षा बहुत ही कम लोग जानते थे जी। कई चीजों का अभाव था, संसाधन थे नहीं जी। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर मार्ग चुनना है तो संघर्ष करके चुना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो संघर्ष के माध्यम से कर सकता है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिल सकती, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। ये महात्मा जी के विचार थे। बिल्कुल जी। मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जब हम ज्योतिराव फुले की बात कर रहे हैं तो सावित्रीबाई फुले की बात करना भी विशेष हो जाता है, तो उनके क्या योगदान थे उस समय में, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए सावित्रीबाई फुले के। सावित्रीबाई फुले के मन में भी विचार थे कि मैं महात्मा जी का साथ दूं, और उन्होंने सर्वप्रथम नारी शिक्षा के ही बारे में उन्होंने अपने विचार मन में आए, और भारत देश की पहली वो शिक्षक थी जी। जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। क्योंकि उस वक्त और आज के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। जी बिल्कुल। अब आप देखिए कि उस जमाने में सावित्रीबाई फुले ने एक मन में ठाना था कि मैं नारी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ा पाऊं। जी। उस जमाने की एक शिक्षिका होना और आज की एक शिक्षिका होना, उसमें बहुत काफी अंतर है। तो महात्मा जी को एक बहुत बड़ा सहयोग मिला सावित्रीबाई फुले का। जी। उन्होंने हमेशा शिक्षा के प्रति अपने विचार, अपनी धारणाएं जीवंत रखी, और वो मरते दम तक शिक्षा की ही अलख जगाती रही। उनका एक ही विचार था कि मैं नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे शिक्षा के प्रति उनका संबल प्रदान करूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हम कैसे ज्योतिराव फुले के विचारों को कैसे जोड़ सकते हैं। क्या कुछ उसमें हम उनके कोई कहानियां, उनके कोई उस टाइम के चीजें जो हम आज की शिक्षा प्रणाली में या फिर हमारे करिकुलम में किस तरीके से पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। महात्मा जी के जो विचारक हैं, समाज सुधारक शिक्षा है, उनको आज की शिक्षा में जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी कमी है। जी। मैं देख रहा हूं कि उनकी शिक्षा पूर्ण तरह से अभी युवा पीढ़ी को नहीं मिल रही है। जी। उनके जीवन का पाठ होना चाहिए कि उन्होंने उस जमाने में कैसे संघर्ष करके कमजोर, दलित और नारी शिक्षा को आगे बढ़ाया। क्योंकि युवा पीढ़ी अगर इन संदेशों को पढ़ेगी तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा, और महात्मा जी का जो संदेश है वो युवा पीढ़ी के लिए एक जागृति प्रदान करेगा। क्योंकि उनके बताए हुए जो विचार है वो एक समानता के विचार है। जी। वो समानता के साथ समानता की धुरी में लाना चाहते हैं, क्योंकि समानता का अधिकार तब मिलेगा जब हमें ऐसे महान संतों के, विचारकों के विचार हमारे पाठ्यक्रम में जोड़े जाएंगे और बच्चों तक वो पाठ्यक्रम पहुंचेगा, तब जाकर हम उनकी जीवनी सीख पाएंगे। क्योंकि अभी कई कमियां हैं जो पाठ्यक्रमों में नहीं है। उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ पता कब चलता है जब वर्ष में एक बार जयंती आती है और हम जयंती मना करके श्री कर लेते हैं। लेकिन उनके जो मूल सिद्धांत है, उनकी मूल जो धारणा है और उनके बताए गए जो मार्ग हैं, उन पर हम पूर्ण तरह से नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे आज हम पूर्ण तरह से वंचित हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा दूरदर्शन के माध्यम से कि सरकार को उनकी जीवनी के बारे में और उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके समानता के अधिकारों के बारे में शिक्षा में इनको सम्मिलित किया जाए और युवा पीढ़ी को संदेश दिया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उनके सिद्धांत कैसे हमारे पाठ्यक्रम में भी जुड़े और युवा पीढ़ी को संदेश मिले। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी के लिए किस तरीके से क्या चुनौती आती है। अगर आज का युवा कोई भी सामाजिक मुद्दे पर अगर अपने विचार रखता है या समाज सुधार के लिए काम करना चाहता है, तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से उन चुनौतियों को पार करे और उस समाज सुधार में काम करे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। आज का जो ये विचार बिंदु है आपने रखा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई चुनौती आ रही है। समाज विचारक और समाज सुधारक, युवा पीढ़ी आज शिक्षा से भटक रही है। कई तरह के जो मार्ग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब यानी कि युवा पीढ़ी उस गलत मार्ग को पहले चुनती है और अच्छे मार्ग को बाद में चुनती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। जी। उन्हें अच्छे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, माँ बाप की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। हमारे बड़े मनीषी, बड़े जो संत हुए हैं या हमारे शिक्षाविद हुए, उनकी जीवनी का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सके और देश का भला कर सके।
क्योंकि आज की जो सोच है मानवता, विकास, वैज्ञानिक सोच, ये तभी सार्थक होगी जब हम अच्छी शिक्षा और अच्छे पाठ्यक्रमों के द्वारा ग्रहण की शिक्षा को हम युवा पीढ़ी को सुनाएंगे या उनको हम पढ़ाएंगे। तब जाकर के ही हमारी युवा पीढ़ी का विकास होगा। ये युवा पीढ़ी हमारी सही मार्ग से गलत मार्ग पर जाने में देर नहीं करेगी। और लग रहा है मुझे तो कि युवा पीढ़ी भटक भी रही है और उनको सही मार्ग पर लाना है। हमारे भारतीय देश संस्कृति को जिंदा रखना है। भारतीय संस्कृति हमारी बनी रहे तो हमारी इन मनीषियों के, हमारे इन आदर्शवादियों के पाठों को जरूर पढ़ाना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कक्षा में एक पीरियड कम से कम ऐसे संत लोगों के बारे में भी एक रखना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के मनीषियों को, हमारे विचारकों को, हमारे समाज सुधारकों को इनके बारे में सुन सके, इनके बारे में समझ सके और इनकी शिक्षा का अनुसरण करके आगे बढ़े। क्योंकि जब तक इनका अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हम आगे की नींव हमारी आगे मजबूत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज जब तक नींव हमारी मजबूत नहीं होगी तब तक हम मंजिल खड़ी नहीं कर सकते। मंजिल तभी खड़ी होगी जब नींव मजबूत होगी। शिक्षा की नींव शुरू से ही पैदा होती है माँ बाप के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। लेकिन मैं कहूंगा कि महात्मा ज्योतिबा जी के जो विचार है जी, शिक्षा की समानता का हो, नारी के अधिकार की बात हो जी, दलितों के उत्थान की बात हो, ये तभी सार्थक होंगी जब हम इनको अनुसरण कर, इनको ग्रहण कर, इन्हें हम मूलतः धारण करेंगे या ग्रहण करेंगे, तभी हम इनके बारे में समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, आशा यही है कि जो ज्योतिबा फुले के सिद्धांत हैं वे इतिहास के पन्ने में भी और जुड़े, उन इतिहास के पन्ने में और उनकी बातें जुड़ेंगी तब बच्चे और जान पाएंगे और उनको वहां उन पन्नों से निकाल के अपने जीवन में उन सिद्धांतों को जब ला पाएंगे तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण और कर पाएंगे। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए टीडी राजस्थान। नमस्कार।